नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में आज बुधवार को काफ़ी अच्छी तेज हरियाली रही और निफ्टी में 388 हैं, मोटा-मोटी मान लीजिए 400 के आसपास की तेज़ी आ गई। काफ़ी अच्छी बढ़त, लेकिन इस बढ़त के बाद भी लोगों के मन में थोड़ा जो अभी महीना डेढ़ महीना गुजरा है उसको देखते हुए डर होगा कि भई पता नहीं कल को फिर से कुछ नया खेल ना आ जाए, कोई नई कहानी ना आ जाए। अभी तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हाँ, युद्ध समाप्त होने के करीब है, बहुत करीब है, लेकिन अगली ट्वीट में वो फिर बता दें कि हाँ, हम बमबारी करने जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो कैसे बनाएँ रणनीति? अभी इस डर का सामना कैसे करें? हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि वो जो भी कहते हैं उसको एक साइड में रख दीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट बनाइए। तो मेरी समझ ये कहती है कि बॉटम इन प्लेस है, अभी तक तो डेटा ये कहता है। प्लस देख के ये भी लगता है कि रफली वो लोग भी लड़ लड़ के थक गए हैं, रिसोर्सेज बहुत कंज्यूम हो रहे हैं। तो एक दूसरे पे मतलब वार कर रहे हैं, लेकिन चाहते भी हैं कि किसी तरह से एक कोई अपने आप को विजयी घोषित कर दे और उसके बाद युद्ध खत्म। अब ये थोड़ी खींचातानी चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन वो भी सॉल्यूशन चाहते हैं, ये तो क्लियर लग रहा है। मैं नहीं जानता कि इसमें बाजार और गिर सकता है कि नहीं, बिकॉज जब न्यूज़ की बात होगी तो उस पर कोई कमेंट करना मेरे बस की बात नहीं है। डेटा जैसा दिख रहा है वो यही है कि वॉलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज जिस तरह से रिवर्सल्स भी हुए हैं इन सब में पुलबैक के चांसेस होते हैं। अगर रिस्क एपेटाइट है तो बाय डिप्स करिए और मान के चलिए कि जो बॉटम बन गया वो बॉटम बन गया, तो करीब करीब 22,300 के आसपास ऑन क्लोजिंग बेसिस में यही समझूंगा कि बॉटम बन गया है। उसके ऊपर भी बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, वो भी बता दूंगा, लेकिन एक फाइनल समझने के लिए कि क्या कोई खराबी हो सकती है, ये मान के चलना होगा हमको कि 22,300 हमारा एक फाइनल बॉटम है। बीच में एक चीज़ जो पिछली बार समझाया था उसमें फिर से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर 23,300 या समझ लीजिए कि 23,000, अगर एक थोड़ा सा डिविएशन लेना है, अगर 23,000 के नीचे का क्लोज आने लगता है तो फिर एक बारी बाजार से बाहर हो जाना चाहिए और फिर रीथिंक करना पड़ेगा। तो अभी यही देख के कह सकते हैं, बिकॉज मार्केट पुलबैक अच्छा दे रहा है और वोलेटिलिटी कंटिन्यू करेगी। 23,000 राउंड अबाउट अपना एक बेंचमार्क रख लीजिए। जब तक वो नहीं टूटता है हर चीज़ आप जो चाहें एक्यूमुलेट कीजिए और फिर वेट एंड वॉच। जी। तो अब यहाँ पे 2 नंबर्स निकल कर के आपकी बात से आ रहे हैं कि भई पहले तो आप नज़र रखिए 22,300 पे, वो लग रहा है कि बॉटम बन गया है। दूसरी चीज़ कि 23,200 के आसपास जो आपको गैप दिख रहा है, इस गैप के भरने की गुंजाइश बन सकती है क्या अगर 23,000 या 23,200 को बचा के भी रखें लेकिन इस गैप को भरने के लिए एक बार नीचे आए, तो क्या उस मौके पर बाय टिप्स का जो काम है वो करना है? चूंकि हम रिजल्ट मंथ में है ना, तो देर सवेर हो सकता है कि वोलेटिलिटी इस गैप को फिल कराए। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो उधर में वॉर चल ही रहा है, दूसरा हमारा रिजल्ट चल रहा है। तो ये वोलेटाइल रह सकता है और चांसेस रहेंगे, पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो गैप फिल हो। बेटर तो यही रहेगा कि पेशेंस रखिए, जब गिरता है बाजार तब उठाइए। रनिंग जब बाजार बढ़ना शुरू कर दे तब नहीं खरीदना चाहिए। अभी देखिए वोलेटाइल रहेगा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम दूसरी आएगी कि बाजार गिरने लगता है तो फिर साहस नहीं रहता है। मैं तो यही समझाऊंगा कि गिरे तो रिस्क एपेटाइट है तो खरीदिए, और अगर रिस्क एपेटाइट मतलब रिस्क एक समय के बाद आप नहीं ले सकते हैं तो 23,000 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर बाहर हट के फिर देखिए क्या करना है, फिर डेटा फिर आगे देखेंगे क्या करना है। जी। तो मतलब ये है कि अभी आप एक कोई रनअवे रैली जैसी मतलब अगर एक चिंता बड़ी खत्म हुई तो उसके बाद बाज़ार एकदम ऊपर भागने लगेगा, वैसा आप नहीं देख रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ, आपको नीचे के अवसर मिलेंगे और उन गिरावटों को इस्तेमाल करना है खरीदारी के लिए। नहीं, रन अवे रैली होने का ये मंथ में तो चांस नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो आप समझें कि लास्ट वीक के आसपास,
क्योंकि ये जो 22 अप्रैल तक तो इनका सीज फायर का डेडलाइन ही है, और इस बीच में किसी तरह का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल प्रेशर तो पड़ ही रहा है, देख ही रहे हैं, चाइना रशिया सभी आ रहे हैं बीच में। तो अगर मार्केट को रैली होना भी है तो मेरा अंदाजा ये रहेगा कि लास्ट 7-8 डेज, उसके पहले मार्केट थोड़ा कॉशियस मोड में रहेगा जब तक ये सीज फायर वाला टाइम निकल नहीं जाता है। जी, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप नीचे से ठीक ठाक अच्छी तेजी हो गई है। अगर आप 22,200 के आसपास देखें, वहाँ बॉटम बना आपका, और 22,200 से आप 24,200 पर हैं। 2000 अंक की तेजी नीचे से आ चुकी है कुछ दिनों के अंदर, यानी कि सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ये 2000 पॉइंट्स की तेजी आई है। कहाँ पे जाकर के आपको लगता है कि एक रेजिस्टेंस बन जाएगा जिसको पार करना अभी इस झटके में कम से कम मुश्किल होगा? आज का जो हाई है ना वो 50% रिट्रेसमेंट है, टॉप से जो फॉल हुआ है वहां तक का। तो टेक्निकली तो ये भी रेसिस्टेंस एरिया ही होना चाहिए बाय एंड लार्ज। तो ये भी रेसिस्टेंस एरिया है, ऊपर आपका 50 डीएमए भी आएगा। तो ये सब रेसिस्टेंस जोन हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं अप टिल 24,800, जो 62% रिट्रेसमेंट है। तो ये रिट्रेसमेंट सॉरी रेसिस्टेंस जोन स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। जी, यानी आज का हाई 24,272 वो आपके हिसाब से एक रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा ऊपर जाए तो 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो दर्शक देख रहे हैं चार्ट में, ये बैगनी रेखा पर्पल लाइन जो है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे 50 डे मूविंग एवरेज की रेखा काम कर सकती है। और अगर यहाँ मान लीजिए कुछ और अच्छी खबरों का सहारा मिल गया, तो क्या यहाँ से गुंजाइश अभी लेकर के चलें कि ठीक है, हो सकता है कि ये 24,500 पे न रुके 25,000 की तरफ चला जाए, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है? पॉसिबिलिटी तो सब ओपन है राजीव जी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं होगा। लेकिन जिस जगह पे है ये बहुत सारे पैरामीटर पे रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा करेक्ट करे और फिर मूव करे। लेकिन जितने तेजी से बाजार रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, खासकर जो यूएस मार्केट जैसे रिकवर हुआ है, उसके हिसाब से हम तो अभी बहुत पीछे हैं। तो 50 डीएमए का रीटेस्ट, ये पॉसिबिलिटी है इन सब चीज़ों की, क्योंकि बाय एंड लार्ज आपका बाजार अभी बाय डिप्स हो चुका है ना। मूविंग एवरेज खासकर जो 20 डीएमए क्लियर कर चुका है, और जो गवर्निंग सर्कमस्टांसेस हैं वो भी थोड़े थोड़े फेवरेबल होते दिख रहे हैं। तो चांसेस हैं ये रिकवरी थोड़ा और ऊपर तक चला आए। लेकिन फिर देखिएगा बहुत सारी चीज़ें प्ले करेंगी। आईएमएफ का रिपोर्ट आने वाला है 26 के जीडीपी का, ग्लोबल ग्रोथ का सॉरी। तो वो हमारा रिजल्ट आएगा, कमेंटरी आएगा, आगे बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं हमारे सामने, तो वन वे मूव नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, अगर मान लिया जाए कि वॉर खत्म मान लिया जाए ऑलमोस्ट, तो फिर तो रिट्रेसमेंट, फुल रिट्रेसमेंट तो हो ही जाएगा। बट जितना डैमेज हो गया है ना, ये डैमेज आपका अब ये एक प्रॉब्लम कर देगा कि जितनी तेजी से हम अभी निकल जाते अप्रैल मार्च क्वार्टर रिजल्ट के बाद में, अब वो 3 से 6 महीना पीछे धकेल देंगे उसको। ये एक बुरी चीज़ हो गई है। बट स्टिल अगर यहाँ से भी चीज़ें रुक जाती हैं, चीज़ें ठीक होने लगती हैं, तो भी डैमेज इतना बड़ा नहीं होगा कि रिकवरी नहीं किया जा सके, ये मैं समझूंगा। और बाजार तो हमेशा चीज़ों को प्रीएम्प्ट करता है। तो अगर मान लिया जाए कि ये बॉटम बन गया है, तो फिर ट्रैजेक्टरी अपसाइड ही देखनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। जी, यहाँ पर अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप को भी देख लें, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी अच्छी आज हमें तेज़ी देखने को मिली है। 2-2.5% के आसपास की बढ़त मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखी है। ये काफ़ी तेज उछाल के साथ आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर आपके सामने दो दो गैप हैं। अभी हमने निफ्टी में तो सिर्फ एक गैप की बात की, यहाँ पर आपके पास दो गैप हैं, और ये 200 डे मूविंग एवरेज पर वापस लौट चुका है मिड कैप। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब लीडरशिप जो है वो मिड कैप
को दे दी है निफ्टी 50 ने कि भैया तुम चलो, अभी मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आऊँगा पीछे पीछे। अभी इसका क्या बताएं राजीव जी, तो जिस तरह से ये बढ़ रहा है अभी तो इसे लॉस्ट ग्राउंड ही रीगेन कर रहा है ना। अभी ऐसा तो नहीं है कि फ्रेश मूवमेंट है, हो गया है। और जो 60,000 के आसपास का बिहेवियर रहा है, आराम से नहीं निकलने वाला है। तो अगर ये रिवर्सल होता भी है तो भी मार्केट ओवरबॉट सम फाइन डे होगा और फिर करेक्शन होगा। एक चीज फिर से रिपीट करूंगा मैं, और मैं हमेशा इस चीज को रिपीट करता हूँ, हमारा मार्केट मोस्टली एक तरफ चलता है। जब गिरता है तो गिरता है और बढ़ता है तो बढ़ता है। और मैं हर बार कहता हूँ, हर बार रिपीट करूंगा इस चीज को, लेकिन समझाने के बाद भी लोग भूल जाते हैं। इसलिए आप चार्ट अच्छे से देखिए, जैसे लगातार गिर रहा था अब लगातार बढ़ रहा है, तो एक समय फिर हो सकता है कि फिर लगातार गिरता ही रहेगा और फिर जाके हम रीजन ढूंढेंगे। तो बाजार हमारा वैसा ही है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि ऐसे जब भाग रहा हो बाजार तो जाके कुछ खरीदा जाए। थोड़ा बहुत जो भी कैश रखा है उसको रखिए, गिरावट में चीजों को खरीदिए। जी। यहाँ पर इस चार्ट को देखिए, ये मिड कैप का ये चार्ट जो है, इसको बहुत आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ फरवरी 2025 के अंत से ये एक राउंडिंग टॉप जैसा बनाता हुआ दिखा। और आप जनवरी में अगर आपसे पूछते या फरवरी के मध्य तक भी आपसे पूछते कि भाई ये राउंडिंग टॉप क्यों बनेगा, तो हमारे पास कोई ऑब्वियस कारण नहीं था। लेकिन चार्ट तैयार था इस राउंडिंग बॉटम के लिए, इस राउंडिंग टॉप के लिए, सॉरी। एक्चुअली रजू जी, सब कुछ डिपेंड करता है कि फंडामेंटल्स कैसे कैसे शेप अप हो रहे हैं। ये जो कंसोलिडेशन है वो 12 से 18 में भी 24 महीने तक का होता है, जो कि हमने 21 से 23 में भी देखा। तो इस बीच में होता ये है कि ग्रोथ रीसेट होता है, ईपीएस ऐड होता है, वैल्यूएशंस कंफर्ट होता है, टाइम करेक्शन हो जाता है, ये सब कुछ होता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि मार्केट 1 से 2 साल पैसा नहीं बना के देता है और उसमें से 1 साल खराब साल होता है। तो ये अगर लेके चला जाए तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट से एक चीज़ तो क्लियर थी कि इम्प्रूवमेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस में कंपनीज के हो रहे थे। जो लास्ट ईयर के स्टेप्स थे कंजम्पशन और लिक्विडिटी के, वो सब ठीक से पे करने लगे थे। अब ये एक ऐसा रीजन आ गया, ऐसा कारण आ गया जो कि सारे किए पे पानी फेरना जो बोलते हैं ना, वैसा कर देगा। सारे मेहनत पे पानी फेर दिया। इस कारण जी। से ये आपका राउंडिंग टॉप में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक चोकिंग चीज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम अब हो गई है कि हो सकता है कि ये 2 साल ऐसे ही आपका कंसोलिडेशन में चले। इन बिटवीन 60,000, नीचे का तो उतना नहीं रहेगा, लेकिन मे भी 52-53,000, ये थोड़ा लंबा समय तक का हो सकता है कि कंसोलिडेशन चले। 1.5-2 साल के बाद ही ये बाहर निकल पाए, बिकॉज ये जो डैमेज है 6 महीना सब चीज़ों को पीछे पुश कर रहा है। क्या होगा कैसे होगा वो समय के साथ देखेंगे, बट जी। दैट इज व्हाट इज मोर लाइकली। लेकिन अभी इस राउंडिंग टॉप को अगर हम देख रहे हैं तो राउंडिंग टॉप बना, उसके बाद करेक्शन आया, करेक्शन 61.8% रिट्रेसमेंट तक आया है और वहाँ से बहुत तेजी से ये वापसी करता हुआ दिख रहा है। तो हम भूल जाएं ट्रम्प साहब को और भूल जाएं ईरान और अमेरिका की लड़ाई को, सिर्फ ये चार्ट जो है जब इस तरह से किसी एक बड़े इंडेक्स पर, आखिर मिड कैप इंडेक्स भी एक काफ़ी ब्रॉडर इंडेक्स में से गिना जाएगा, तो यहाँ पर अगर इस तरह के इंडेक्स में एक बड़ा आपके पास राउंडिंग टॉप बनता है और 61.8% जैसे महत्वपूर्ण रिट्रेसमेंट लेवल से काफ़ी तेज वापसी होती है, तो चार्ट क्या कहता है ऐसे में? क्या आगे कंसोलिडेशन बनता है या जो पिछला टॉप बना था उसको पार करके आगे निकलने की संभावना बनती है? संभावना बनेगी, प्रोवाइडेड कुछ गवर्नमेंट के तरफ से सपोर्टिंग स्टेप्स हों। ये पूरी फॉल और रिकवरी कोविड का याद दिलाने वाली है, क्योंकि कुछ सेक्टर में कोविड लाइक सिचुएशन भी हो गए थे और ऐसे ही गिरा भी था और उसके बाद शार्प रिकवरी भी हुई थी।
ऐसा तब होता है जब हम किसी इवेंट को एसेस करने में टोटली फेल हो जाते हैं। अगर हम उस इवेंट को थोड़ा भी एसेस कर सकें तो एक ग्रेडेड वे में फॉल जाता है। इवेंट को हम एसेस नहीं कर, ब्लैक स्वॉन जैसा हो जाता है। तो इसकी रिकवरी भी वैसे होगी, और उसके बाद जब एक बार रिकवर हो जाएगा तब लोग सोचने के लायक बनेंगे कि हाँ भाई डैमेज कितना हुआ, क्योंकि डैमेज असेसमेंट में एक एक दो दो क्वार्टर लग जाता है, और फिर उस कारण से मार्केट रिकवर तो कर लेता है लेकिन फिर टाइम कंसोलिडेशन में चला जाता है। ये चांस मुझे ज्यादा लग रहा है कि रीजन समझ में नहीं आया जो गिरा, और वो जैसे कोविड में हुआ वैसे इस बार ही हो गया, गिर गया। अब हो गया कि इवेंट खत्म हो गया, चलो उतना रिकवर कर दो, अब फिर हम एसेस करेंगे कि भाई डैमेज कितना हुआ। मतलब भारत का जीडीपी अब 7.5 है कि 6.5 है, नहीं पता। पहले 7.5 से 8 हो रहा था, अब 6.5 से 6, 5.5, सब तरह के एनालिसिस आ गए। मतलब सिनेरियोज बिल्ड हुए हैं, उसकी असेसमेंट नहीं की जा सकी। एक सिनेरियो बिल्ड हो गया कि अगर ऑयल प्राइस 95-100 रहा तो क्या, 125 गया तो क्या, 150 गया तो क्या। अब ये तो क्या तो क्या तो क्या का जवाब आपको 6 महीने बाद मिलेगा। तो अब होगा यही, रिकवर हो जाएगा बाजार, लेकिन फिर उसके बाद सारी व्यवस्था ठप पड़ जाएगी कि असेस करेंगे कि कितना डैमेज हो गया और फिर उसको ठीक कब कैसे कितना हो पाएगा। जी। हमारे सामने स्मॉल कैप का भी जो चार्ट है वो भी आपके सामने ये काफ़ी तेज़ रिकवरी दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पे राउंडिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि एक काफ़ी तेज़ उछाल के बाद आपके पास एक ये फॉलिंग चैनल जैसा बना, उस फॉलिंग चैनल से नीचे का भी ब्रेकडाउन दिखा। अब ये वापस मैं कहूँगा कि उसी फॉलिंग चैनल के ऊपर के ट्रेंड लाइन की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहा है ये निफ्टी स्मॉल कैप 100। इसको देख करके क्या लग रहा है? मेरी समझ ये कहती है कि स्मॉल कैप अब 18,000 का लेवल नहीं निकाल पाएगा। दूसरी चीज कि जहां पे आ गया है विच इज अबाउट 17,000, यहाँ पे भी काफी स्ट्रगल होने वाला है। तो इसका 17,000 और 18,000 चोक पॉइंट है। इस चोक पॉइंट से जब तक नहीं निकलेगा, 18,000 तो पहले से भी चोक पॉइंट था, और उसके बाद हमारा सहारा बना था कौन सा, 16,000 वाला, है ना। 16,000 के बाद कोई सहारा था नहीं, 15,000 14,000 कुछ भी हो सकता था, 15,000 हो गया। तो अब 17,000 चोक पॉइंट है, 18,000 मच बिगर चोक पॉइंट है। तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 3-6 महीना का कंसोलिडेशन वाला सिनेरियो शुरू हो जी। सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक संभावना लेके चलें कि निफ्टी स्मॉल कैप इस चार्ट में इस ट्रेंड लाइन को जो ऊपर बन रही है, रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेज के पास में बन रहा है इस ट्रेंड लाइन का भी, अगर इसको पार करने लगे, 18,000 के ऊपर निकलने लगे, तो उसके लिए ज़रूरी कंडीशंस क्या होंगी? और क्या उसका मतलब ये होगा कि अब आप भूल जाइए ईरान इराक को, अब आप भूल जाइए अमेरिका इसराइल को, अब आप भूल जाइए कि क्या दिक्कतें हमने पिछले 1 महीने में 2 महीने में देखी हैं, और बाजार कुछ आगे नया देख रहा है? दो चीज़ यहाँ पे भी। पहला कि जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें मैनेजमेंट से सुनना समझना होगा कि उनका डैमेज कितना है। क्या वो ये कह रहे हैं कि हम एक क्वार्टर में डैमेज पचा जाएंगे और हम सब चीज़ों को रीसेट कर सकते हैं, तो मार्केट वो सुनना चाहेगा। अगर बोलते हैं नहीं भाई अब डैमेज और एक दो क्वार्टर चलने वाला है, 18,000 नहीं निकल पाएगा। मेन वो आएगा ब्रॉडर मार्केट से। दूसरा, मुझे नहीं पता लेकिन गवर्नमेंट किसी तरह का फिर से कुछ अगर लिक्विडिटी सपोर्ट दे तो, हालांकि चांसेस तो नहीं है, उतना अभी रूम नहीं है, ऑलरेडी इतना पैसा खर्च हो चुका है तेल पे। अगर उधर से कुछ सपोर्ट आता है जो कि लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है बाजार में, तो शायद वो एक दूसरा फिलिप हो सकता है। इन दो के अलावा और कोई रीजन मुझे नजर नहीं आता। पहला रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम पूरी तरह से बैंक कर रहे थे 15 से 18% ईपीएस ग्रोथ के लिए FY27 में। अब हम चले गए हैं 12 से 13%। यही जी। ग्रोथ का हमारा एक्सपेक्टेशन है, कहीं कहीं पे हो सकता है 10% भी जाएगा। तो अब अगर 12-13% का भी ग्रोथ रह गया ना राजीव जी, तो ये जितना हमको 22,000 निफ्टी दिखा है उतना ही हमको 28,000 भी इसी फाइनेंशियल में दिख जाएगा। अब ये तो जी। कॉर्पोरेट्स ही बता पाएंगे कि कम से कम 12-13% का भी ईपीएस निकाल देंगे क्या ऑन एन एवरेज। जी।
तो यहाँ पर हमारे सामने एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, किस पे बात करें पहले? ना, बुरी ही कर लेते हैं, अभी तो बुरा ही सुने हैं। हमारी थोक महंगाई दर 4% के करीब पहुंचती हुई दिख रही है। इस बार 3.88% का आंकड़ा आया है। तो इसका क्या असर होगा? और साथ में उसके बाद अच्छी खबर भी देख लेते हैं। आईएमएफ ने ताज़ा जो भारत के लिए अनुमान रखा है 2026 का, उसमें वो कह रहे हैं कि 6.5% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। और ये आंकड़ा देते समय जाहिर है कि आईएमएफ के सामने भी मार्च में क्या हुआ है देश में, दुनिया में, भारत के साथ, सब कुछ उन्हें पता है। वो सब कुछ देखते समझते हुए उन्होंने 6.5% का आंकड़ा रखा है, जो दुनिया में सबसे तेज है। नहीं, तो ये रिलेटिव फैक्टर है ना। हमारा 6.5% ग्रोथ ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे होगा। यहाँ तो लोग $20 ट्रिलियन, $25 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन वैसा लेके बैठे हैं, उस पे ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट नंबर भी मायने रखता है। मुझे नहीं लगता है कि 6.5% जीडीपी ग्रोथ एफआईआई को एट दिस वैल्यूएशन ऑफ मार्केट को एक्साइट करने वाला है। हाँ, लेकिन जिस तरह की लड़ाई हुई, जिस तरह से उसके चलते अर्थव्यवस्था चोक हुई, और उसके बाद अगर हम 6.5% की तरफ जा रहे हैं आईएमएफ के अनुसार, तो क्या ये राहत देने वाली बात नहीं है? मुझे नहीं लगता राजीव, मुझे उल्टा लग रहा है। ईयर एंड के तरफ बढ़िए, ये जीडीपी 7% रिवाइज हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, मुझे चांस लगता है कि वापस उधर रिवीजन होगा 7% की तरफ, ये फाइनेंशियल में रिवीजन होगा। अभी जो है ना, कोई असेसमेंट कर ही नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई असेसमेंट नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट निकाल देंगे, फंडामेंटल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, रिपोर्ट निकाल देते हैं, उसके बाद फॉलो अप निकाल देते हैं कि अब हम या तो टारगेट प्रून कर रहे हैं और प्रून कर रहे हैं, अब बाई रखेंगे लेकिन प्राइस टारगेट नीचे कर देंगे फिर से। ये अभी एक तो उन्होंने बड़ी जनवरी प्रॉब्लम के है। टारगेट से बढ़ाया ही थोड़ा सा, भले ही 0.1% पॉइंट। मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर यहाँ चीजें ठीक हो गई, आप सुनेंगे 7% की तरफ हमारा ग्रोथ रिवाइज हो जाएगा। आरबीआई ने भी हमारा ग्रोथ एस्टिमेट 7 के आसपास ही रखा है। ये टोटली डिपेंड करता है कि हम डैमेज कितना और देखने वाले हैं। अगर ये डैमेज स्पिल ओवर होता है अप्रैल के बियॉन्ड, तो आप समझें कि 6.5 का 6 भी हो सकता है। तो डैमेज कितने दिन तक हमको खींच के लेके जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दिस जंक्चर मैं इसी ओपिनियन का हूँ, 6.5 लेके चलेंगे। 7 का भी अंदाजा रह सकता है, सरप्राइज मिल सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। जी, तो फिलहाल अभी ये है कि जीडीपी की अच्छी खबर आईएमएफ की तरफ से है, उसका अभी बहुत सकारात्मक असर नहीं देख रहे हैं, लेकिन खुद आपका अपना अनुमान जो है वो आईएमएफ के ताज़ा अनुमान से ज़्यादा बेहतर है 7% का, कि साल खत्म होते होते सब लोग 7% पे आ जाएंगे। सच पूछिए राजीव, तो मैं आईएमएफ के किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके नहीं चलता। वर्ल्ड बैंक का रहता है और अच्छे बिग हाउसेस का रहता है, तो मैं उसको ज़्यादा सीरियस लेता हूँ। आईएमएफ की किसी चीज़ को मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता।